हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि जो लास्ट वीडियो हमारा था जो कि 100 डेज रोड मैप के बारे में डील कर रहा था उसको आपने देखा होगा और समझा होगा कि कैसे अभी आपके पास एम्पल टाइम है कि आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी, जो भी रोड मैप था, वो सारा मैं उस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज 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 जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके कि कैसे हम इस सपने को साथ में साकार करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। चलिए देखते हैं क्या है। नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई ये क्या है कि एक लिमिटेड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेज जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है और उससे कम किसी को नहीं मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है और ऐसे कंडीशन में अगर हम ये सोचें कि भाई जो सैलरी किसी को 2002 में या 2003 में मिल रही थी वही आज भी मिलनी चाहिए, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, है ना। और ये सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के साथ होता है। मतलब कि क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि भाई गवर्नमेंट या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वो क्या करेंगे कि भाई अपने हिसाब से वो उसको एडजस्ट करते जाएंगे जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इससे सफर करता है। जितना भी इन्फ्लेशन हो रहा है ना, उससे सबसे ज्यादा सफर करता है। तो इसीलिए ये एक्ट आया है बेटा, दैट इज द मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि अगर ऐसा है कि भाई कोई एक इंडस्ट्री है, कोई एक यूनिट है या सर्टेन टाइप ऑफ सर्टेन नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो उसमें क्या एक मिनिमम वेज होना चाहिए और उससे कम किसी को नहीं मिलना चाहिए। और अगर उससे कम मिल रहा है तो फिर हम कहाँ पे इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये सारी चीजें ये एक्ट डील करती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे। जिन्होंने पहले वीडियोस देखे हैं उनको बहुत अच्छे से ये पैटर्न पता होगा कि भाई कोई भी एक्ट किस तरह से डिजाइन होता है ना। कोई भी एक्ट होता है तो उसका फर्स्ट पार्ट हमेशा उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन देता है, उसका सेक्शन सेकंड हमेशा उसका डेफिनेशन देता है, देन देयर आर क्लॉजेस कि वो एक्ट क्या बता रहा है, उसके बाद इसका ग्रीवांस रिड्रेसल होता है। तो ये जो जिन्होंने भी पहले से एक्ट पढ़ रहे हैं जो भी, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन बेटा, जो द बेस्ट सोर्स इज बेयर एक्ट, ठीक है। किसी भी एक्ट को आपको डिटेल में जानना है तो बेयर एक्ट से अच्छा सोर्स नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बुक है या कुछ भी ऐसा सोर्स है तो वो क्या करेगा, आपको इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो एक्चुअल लॉ है, जो एक्चुअल लॉ कह रहा है और जो एप्लीकेबल है, जो किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो है आपका बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज 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 अपने साथ एक बेयर एक्ट की कॉपी जरूर रखिए, या तो हैव अ प्रिंट आउट, और अगर प्रिंट आउट नहीं है आपके पास तो कम से कम पीडीएफ तो खोल के ही रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये। तो आते हैं हमारे सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 क्या है बेटा? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस इज शॉर्ट, जस्ट अ सेक, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। क्या है नाम इसका? टाइटल यानी कि नाम। तो क्या है नाम इसका? द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। कहाँ लागू होता है? तो लागू होता है बेटा पूरे इंडिया में, कुछ भी नहीं छूटा है, पूरे इंडिया में ये लागू होता है। चलिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 बताता है इसके इंटरप्रिटेशंस यानी कि डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशन क्यों जरूरी है? जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, किसी भी एक्ट को समझने के लिए कि वो चीज किस चीज से डील कर रही है, उसके लिए इंटरप्रिटेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटरप्रिटेशंस में सबसे पहला जो डेफिनेशन है बेटा वो है एडोलेसेंट का। एडोलेसेंट का डेफिनेशन है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, याद है? तो उसमें हमने एडोलेसेंट का मतलब पढ़ा। इसीलिए बेटा मैं आपको एक सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ, मतलब जो एक्ट जिस समय पे जरूरी है मैं उसी समय पे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ऐसे मिड से लेक्चर देखना शुरू किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा एक सीरीज में देखिए, ताकि क्या है कि आपको उसी सीक्वेंस में समझ में आए चीजें, ठीक है। बीच में कहीं पे अगर आओगे तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी समझने में। समझ में आ जाएगा नो डाउट, बट थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए तैयार हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीजें ऐसे सरल बिल्कुल सीधी सी चलती रहें, तो फिर आप एक सीक्वेंस में देखिए, ठीक है। चलिए एडोलेसेंट पे आते हैं। तो एडोलेसेंट क्या है बेटा? तो ऐसा बच्चा जो कि 14 से लेकर के 18 ईयर्स के एज तक आता है, ठीक है। 14 का मतलब 14 से ज्यादा है और 18 से कम है, उसको हम एडोलेसेंट बोलेंगे। चलिए सेक्शन बी। सेक्शन बी से पहले आता है सेक्शन डबल ए। सेक्शन डबल ए डील करता है एडल्ट। एडल्ट क्या होते हैं बेटा? यानी कि 18 ईयर्स। जिन्होंने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है दे आर नोन एज एडल्ट्स, ठीक है। चलिए सेक्शन बी। सेक्शन बी कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये हमने बहुत बार पढ़ा है।
ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टर्म में किसी को प्रॉब्लम होगी। क्या है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बेटा जिसके अथॉरिटी में वो पर्टिकुलर यूनिट वर्क कर रहा है, कहीं कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो वहां पे उसकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी, ठीक है। चलिए सेक्शन सी, चलिए सेक्शन डबल बी है चाइल्ड। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? तो बिलो 14 ईयर्स, बिलो 14 ईयर्स 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको हम बोलेंगे चाइल्ड, ठीक है। देन सेक्शन सी दैट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है बेटा? तो देखो क्या होता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको बहुत सारे काम होते हैं, मतलब हर चीज में, हर इसमें डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट होना इट इज अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे ऑथोराइज करेंगे, ठीक है, एक अथॉरिटी को ऑथोराइज करेंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक अथॉरिटी को ऑथोराइज करेगी कि भाई आप जो है मेरे बिहाफ में ये सारे डिसीजंस लेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। और ये कहाँ कैसे आएगी भाई? तो ये आएगी वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू आएगी, ऐसे ही नहीं कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ भाई ये हमारे बिहाफ में काम करेंगे। कैसे पता चलेगा? जब आपका नोटिफिकेशन आएगा इन द ऑफिशियल गजट, ठीक है। चलो सेक्शन डी, सेक्शन डी डील करता है बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है? तो ये है बेटा कि एक मिनिमम वेज रेट, मिनिमम पैसे, मिनिमम वेज रेट है, ठीक है, ठीक है, जिसको फिक्स किया गया है, मिनिमम वेज रेट है जिसको फिक्स किया गया है बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक मिनिमम वेज को फिक्स कर रखा है, ठीक है। और ये कैसे आएगा भाई? तो ये भी आएगा वाया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आएगा इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में ऐसा नहीं है कि बस कह दिया या फिर ओरली या कहीं पे मतलब पब्लिश न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश हो गया और ऐसा हो गया, नहीं। कोई भी मिनिमम वेज रेट जो है, जो कि फिक्स किया गया है बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और उसको बकायदा नोटिफिकेशन के थ्रू इन द ऑफिशियल गजट लाया गया है, वही है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई इज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है बेटा? तो एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर वो व्यक्ति है जो कि एम्प्लॉय कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो कि किसी को एम्प्लॉय कर रहा है किसी भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में। अब ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो ये इस एक्ट के एंड में आप देखोगे शेड्यूल लगा हुआ है जिसमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स हैं कि कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट जो है वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, ठीक है। तो वही लिस्ट दैट इज शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्लियर है? आई गेस आपको ये क्लियर होगा। चलिए आते हैं अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन है बेटा प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट, है ना, एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट ने जो कहा है वही है प्रिस्क्राइब, ठीक है। चलिए अगला है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब कि स्केड्यूल में जो लिखा है, मतलब अभी मैंने पढ़ा है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, बताया आपको कि इस एक्ट के अंत में जब आप देखेंगे खोल के तो एक शेड्यूल है जिसमें कि सारे वैसे ऑक्यूपेशंस, वैसे वर्क लिखे हुए हैं जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, ठीक है। तो वही होगा आपका शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। चलिए अगला है वेजेस। क्या है भाई वेजेस? तो ऐसा ऑल रिम्यूनरेशन, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी हमने ये डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है फिर से कहूंगी, पहले एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। तो वेजेस क्या है? तो ऑल रिम्यूनरेशन, ऐसा कोई भी रिम्यूनरेशन जिसको मनी में कंसिडर किया जा सके, जिसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सके। और वो आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप किसी यूनिट में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन अ यूनिट, ठीक है। तो आप उस यूनिट में काम कर रहे हो, आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और उसके बदले में आपको कोई रिम्यूनरेशन मिल रहा है जो कि मनी के फॉर्म में है, दैट विल बी योर वेजेस, ठीक है। आई गेस इट्स वेरी वेरी क्लियर फॉर यू। चलिए आते हैं। अब इसमें क्या है कि क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होंगी और क्या चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी। तो जो आपने काम किया है और उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, प्लस आपको हाउस रेंट मिल रहा है, प्लस आपको क्या मिल रहा है? हाउस रेंट मिल रहा है, तो ये आपका वेज में कवर होगा, ठीक है। और क्या इंक्लूड नहीं होगा? व्हाट विल नॉट बी इंक्लूडेड? तो नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा बेटा? तो अगर आपको कोई हाउस एकोमोडेशन मिल रहा है तो वो आपके डेली वेजेस में
इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लाइट का बिल मिल रहा है, वाटर का बिल मिल रहा है, ये सारी चीजें भी इंक्लूड नहीं होती हैं। इसके अलावा क्या इंक्लूड नहीं होता है, एक सेकेंड, इसके अलावा क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो कोई भी सर्विस जो किसी स्पेशल ऑर्डर से मिल रही है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने स्पेशली ऑर्डर किया है कि भाई ये सर्विस इस एरिया में मिलना चाहिए, तो सर्विस, कोई भी ऐसी सर्विस जो कि स्पेशल ऑर्डर से मिल रही है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। उसके अलावा और क्या होगा कि अगर पेंशन फंड में, पीएफ में अगर आपका, या फिर पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में आपका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, ये भी आपके वेज में नहीं आता है, आपका जो सीटीसी है, जो पैकेज है, उसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और क्या नहीं इंक्लूड होता है, तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, मान ली कंपनी आपको कहीं भेजती है तो वो जो पैसे एक्स्ट्रा दे रही हैं, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, वो आपकी सैलरी नहीं है, वो आपको जो एक्स्ट्रा आपका खर्च हुआ है, एक्स्ट्रा जो सर्विस है उसके लिए मिल रही है, दैट विल नॉट अमाउंट टू योर वेज, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, ठीक है, अगर कोई ऐसी ग्रेट्युटी है जो कि मिल रही है ना, व्हाट इज ग्रेट्युटी, ऐसे हम ग्रेट्युटी एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पर ग्रेट्युटी क्या है बेटा, तो ये आपकी लॉयल्टी बोनस है, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में 15 साल, 20 साल, 25 साल काम कर रहे हो, ठीक है, और जब आप रिटायर हो रहे हो या फिर जब आप कंपनी छोड़ रहे हो, मे बी वट एवर मे बी द रीजन, तो कंपनी, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक काम किया है, इतना ज्यादा कंपनी को अपने स्किल से कंट्रीब्यूट किया है कि वो आपको कुछ अमाउंट देना चाहती है, तो वो है आपका ग्रेट्युटी, ठीक है। बहुत सारे एक्ट्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ग्रेट्युटी क्या है भाई, तो ग्रेट्युटी यही आपका जो लॉयल्टी बोनस है वो आपको प्रोवाइड होता है, ये भी आपके वेज में काउंट नहीं होता है, ठीक है। अभी ग्रेट्युटी, जब हम ग्रेट्युटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि भाई ग्रेट्युटी की क्या क्या कंडीशंस हैं, कितना अमाउंट हो सकता है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है। चलिए सेक्शन आई क्या कहता है बेटा, एम्प्लॉई, ठीक है। तो क्या कौन होते हैं एम्प्लॉय, तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसको हायर किया जाता है, क्यों भाई, क्यों किया जाता है, फॉर वर्क, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, है ना। ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं जिसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद चाहे वो मैनुअल वर्क हो, चाहे वो क्लेरिकल वर्क हो, चाहे मैनुअल हो, चाहे क्लेरिकल वर्क हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज और जिसके लिए मिनिमम वेज फिक्स्ड है, तो वो है एम्प्लॉय की डेफिनेशन बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से दी हुई है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ हैव अ बेयर एक्ट, और कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है जिसमें से एक है एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय में क्या है बेटा कि जिसको हायर किया गया है काम करने के लिए, स्किल भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, क्लरिकल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका वेज फिक्स होना चाहिए और वो आपके यहाँ किसी पर्पस से काम करना चाहिए, मतलब आपका कोई यूनिट है, ऐसे नहीं कि बस आके बैठ रहे हैं, मतलब आप, वो व्यक्ति अपना सर्विस रेंडर कर रहा है और बदले में आप उसको सैलरी पेमेंट जो भी दे रहे हैं, तो दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। चलिए डेफिनेशंस यहाँ पे आई गेस आपके क्लियर हो गए होंगे, और जब हम डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं ना बेटा, तो हमारा पूरा एक्ट जो है वो समझने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी टर्म आपको वेग नहीं लगता, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 कहता है फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज रेट, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कौन फिक्स करता है बेटा, तो सबसे पहली चीज है कि जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसको फिक्स करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। कौन फिक्स करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कैसे फिक्स करती है, तो भाई देखती है कि जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है उसमें कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट शामिल है और किसके लिए कितना कितना वेज होना चाहिए। पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो जैसे कि जब आप शेड्यूल खोलोगे ना, अभी आपको वेग लग रहा होगा, लेकिन जब आप शेड्यूल को खोलोगे तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे क्या है कि पार्ट 1 अलग है, पार्ट 2 अलग है, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो जो एम्प्लॉयमेंट्स आते हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है कि एक मिनिमम अमाउंट को फिक्स करती है, ठीक है, कि इन एम्प्लॉयज को या इन सेक्शन के लोगों को इतना मिनिमम वेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें कौन फिक्स करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है इसका, ठीक है। बी सेकंड पार्ट क्या कहेगा, सेकंड पार्ट कहता है कि रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि बेटा इन्फ्लेशन है ना। तो एक बार आपने फिक्स कर दिया, मान लेते हैं कि आज से
20 साल पहले, ठीक है, मतलब 2005 में मान लेते हैं कि 2005 में एक वैल्यू फिक्स हो गई कि भाई 300 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन अब 10 साल बाद उस पर इन्फ्लेशन भी तो लग रहा है। तो जो 300 रुपीज में पहले क्या था कि आपका लिविंग कॉस्ट आराम से निकल जा रहा था 300 पर डे में, पर आज वो नहीं निकल पाएगा क्योंकि बहुत इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, मतलब बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए जैसा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लगे, ठीक है। जितने टाइम में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अब हमें रिव्यू कर लेना चाहिए, तो उतने टाइम में तो वो रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम रिव्यू टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स, 5 ईयर से ज्यादा नहीं। मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी ये लग जाना चाहिए 5 साल में कि हाँ भाई अब हमें रिव्यू कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा का टाइम से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए रिव्यू में। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या है बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए, अब ऐसा होता है कि इसमें एक प्रोविजो दिया हुआ है बेटा कि अगर ऐसा होता है कि भाई जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नहीं रिव्यू कर पाए, मे भी कोई ऐसा कंटिजेंसी सिचुएशन आ गया, जैसे कि 2020 में कोविड आ गया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि नहीं रिव्यू कर पाए किसी भी रीजन से। तो जब किसी भी रीजन से रिव्यू नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के बाद गवर्नमेंट ये कहे कि भाई नहीं 5 साल में तो हुआ नहीं, अब अगले 5 साल देखेंगे, नहीं। जैसे ही वो सिचुएशन खत्म होती है, मतलब हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, लेकिन जैसे ही वो इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होगी वैसे ही गवर्नमेंट वापस से उसको रिव्यू करेगी, ठीक है। इसमें मतलब ये नहीं दे सकते कि भाई 5 साल का जो टेनर था वो खत्म हो गया तो नाउ अब अगली बार अगले 5 साल में देखेंगे, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, और इसमें क्या है कि जैसे ही टाइम खत्म होगा वैसे ही आपको वापस से इसको रिव्यू करना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 1A है बेटा, 1A क्या है चलो देखते हैं। 1A कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है हमारी, वो अगर किसी नेचर ऑफ वर्क में देखती है कि 1000 से ज्यादा 1000 से कम एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 1000 से कम एम्प्लॉय हैं किसी नेचर ऑफ वर्क में, मतलब 1000 से कम एम्प्लॉय हैं पूरे स्टेट में, ठीक है, पूरे स्टेट में उस नेचर ऑफ वर्क में 1000 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो मिनिमम वेज अगर नहीं फिक्स करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कि जैसे होता है ना कि जैसे ये क्या हो रही है बेटा, ये किसी इंडस्ट्री रिलेटेड नहीं हो रही है, एक वर्क रिलेटेड हो रही है, जैसे कि ये इस नेचर का वर्क है, जैसे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे वर्क हैं ऐसे, तो मैं आपको उसी में से एग्जाम्पल दे देती हूँ, जस्ट अ सेक, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट इन एनी ऑयल मिल, ठीक है, तो ऑयल मिल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, किसी स्टेट में बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे वर्कर काम कर सकते हैं, तो वो सब उसमें मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा फील्ड है, ऐसा सेक्शन है जिसमें पूरे स्टेट में मिला करके भी 1000 एम्प्लॉयज भी नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो रिफ्रेन कर सकती है, रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग मिनिमम वेज, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग मिनिमम वेज, मिनिमम वेज को फिक्स करने में से रिफ्रेन कर सकती है। किस कंडीशन में भाई? कि भाई ये जो पर्सन है, मतलब ये जो नेचर ऑफ वर्क है, इसमें 1000 एम्प्लॉय से कम काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? इसका सेकंड पार्ट कहता है कि जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कैसे फिक्स कर सकती है? तो भाई वो फिक्स कर सकती है मिनिमम रेट फॉर टाइम, जैसे पर डे कर दे, ठीक है, पर डे काम करना है, पर डे 500 रुपए मिलेंगे पर डे, उस हिसाब से कर सकती है। और दूसरा क्या कर सकती है बेटा कि मिनिमम रेट फिक्स कर सकती है। कैसे भाई फिक्स कर सकती है? फॉर पीस ऑफ वर्क, अगर कोई काम है जो कि काम करने पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कंटेनर्स, जो डॉक कंटेनर्स होते हैं, शिप कंटेनर्स होते हैं, वो खाली करना है, तो ऐसे भी फिक्स कर सकते हैं कि अगर आप मतलब कि एक कंटेनर खाली करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप 2 कंटेनर खाली करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो पीस ऑफ वर्क के हिसाब से भी फिक्स कर सकती है और डे के हिसाब से भी फिक्स कर सकती है, जैसा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगता है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जो ओवर टाइम है, अगर कोई व्यक्ति है जो ओवर टाइम कर रहा है तो उसको भी उसी रेट से, जो मिनिमम वेज का रेट है ना, उसी रेट से उसको ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा, ठीक है। जितने घंटे भी काम कर रहे हैं वो जो आपका रेट है उसके हिसाब से ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 1A, ठीक है। अब इसका जो अगला पार्ट है वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि अगर जब आप फिक्स करोगे या रिवाइज करोगे वेजेस को,
फिक्स करोगे या रिवाइज करोगे वेजेस को, तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई? कि अलग अलग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए अलग अलग वेज फिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद क्लास ऑफ वर्क, डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क है, कोई वहां पे प्यून है, कोई वहां पे मैनेजर है, तो अलग अलग क्लास ऑफ वर्क के लिए भी अलग अलग रेट जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद जो एडल्ट्स वहां काम कर रहे हैं या फिर जो एडोलेसेंट्स काम कर रहे हैं ना, तो एडोलेसेंट्स के वर्किंग आवर कम होते हैं, याद करो द चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट में हमने पढ़ा था। तो एडोलेसेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, चिल्ड्रन हैं। ठीक है, चिल्ड्रन कहाँ अलाउड है? आपको पता है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या फिर खुद का अगर बिजनेस है तो वहां पे हेल्पिंग हैंड में अलाउड है ना, ये भी हमने पढ़ा है। मैं बार बार रिवाइज बेटा इसलिए कराती हूँ क्योंकि आपको ये पता हो कि भाई ये इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। ठीक है, तो इसीलिए आप जैसा कि हम लोग जो 100 डेज रोड मैप वाले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई आप जो सोच रहे हो ना कि अरे हम तो एक ऐसे पन्ना उठाएंगे और उस पेज को ऐसे 2 बार पढ़ेंगे, 2 पन्ने का हमारा नोट्स होगा और 2 पेज में हम क्या है कि पूरा एकदम पूरा लेबर लॉ अपने अंदर ऐसे बिल्कुल उतार लेंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। मैं फिर आपको कहूंगी कि जो चीज आपको मिलने वाली है ना, उसके कम से कम उसके हिसाब का एफर्ट लगाओगे ना, तब जा करके वो चीज मिलेगी। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई ये पढ़ लेते और इतने ही क्वेश्चन आएंगे। पूरा पढ़िए ताकि उस समय जब सिलेक्शन हो ना तो इतनी सी भी गुंजाइश ना हो। मतलब होता है ना कि एकदम बिल्कुल बाउंड्री पे बिल्कुल लटक लटक के गए, ऐसा नहीं करना पड़े आपको। आप जो है वो बिल्कुल एकदम स्मूथली सेल करो इसमें, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एडल्ट है, एडोलेसेंट्स है, चिल्ड्रन है या अप्रेंटिसेस हैं। ठीक है, अप्रेंटाइज है, तो ये लोग, इनकी सैलरीज क्या होंगी, इनका पेमेंट जो वेज होगा वो क्या होगा, ये भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, कैसे डिसाइड कर सकती है भाई? तो या तो पर आवर सैलरी, पर आवर वेज डिसाइड कर सकती है। ठीक है, वेज कैसे डिसाइड कर सकती है? तो पर आवर कर सकती है, पर डे कर सकती है, या तो पर डे हो सकता है, या तो मंथ हो सकता है कि भाई मंथली मिलेगा, या तो फिर जैसा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लगे। ठीक है, जैसा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई इतने इतने दिन में होने चाहिए, तो फिर वो उस हिसाब से कर सकती है। जैसे 15 दिन कर सकती है, 2 वीक्स, ठीक है, या वीकली कर सकती है, जैसा भी ठीक लगता है। ठीक, चलिए, आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी बेटा, प्लीज 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 आस्क, आई विल बी मोर देन हैप्पी आंसरिंग यू। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली कि इस इनिशिएटिव का पूरा फायदा उठा रहे हैं, और कुछ भी उनको क्वेरी होती है, जरा सी भी क्वेरी होती है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं जो प्रोविजन, अगर जैसे कि स्पेशली जो अमाउंट वाला प्रोविजन है, तो वो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो थोड़ा भी क्वेरी होता है बच्चों को तो वो डायरेक्टली पूछते हैं। तो आप भी पीछे मत रहिए, जो भी देख रहे हैं आप भी बिल्कुल पीछे मत रहिए, जो भी क्वेरी हो रही है बिल्कुल क्लियर कीजिए। आपको मतलब कि मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सेक्शन में, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है बेटा? मिनिमम रेट ऑफ वेज। क्या होगा मिनिमम रेट ऑफ वेज? मिनिमम रेट ऑफ वेज, तो ऐसा कोई भी वेज जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, ऐसा कोई भी रेट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो पहला होना चाहिए बेटा एक बेसिक रेट होना चाहिए कि भाई इतने रेट से आपको वेज मिलेगा, तो वो बेसिक रेट यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। और प्लस अगर कोई स्पेशल अलाउंसेस मिल रहा है तो वो स्पेशल अलाउंस भी यहाँ मेंशन होगा। ठीक है, तो एक बेसिक रेट प्लस स्पेशल अलाउंस जो कि कुछ भी मिल रहा है तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो वहां पे मेंशन करेगी। ठीक है, या तो आपका बेसिक रेट है। ठीक है, और अगर आपको जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग मिल रहा है, ठीक है, हाउस अलाउंस मिल रहा है, तो जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपको जो बेसिक अलाउंसेस है, स्पेशल अलाउंसेस नहीं है, जैसे कि हाउस रेंट हो गया आपका, ठीक है, फिर एसेंशियल कमोडिटीज हो गया, कभी किसी किसी में मिलता है ना कि जो स्पेशली जो आपके आर्मी सर्विसेज में होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या मिलता है? स्पेशल एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह जो है वो आपको एक सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जो भी रेट, मतलब जितने भी रेट से इसको किया गया है, जितने भी रेट पे दे रहे हैं, क्या क्या स्पेशल अलाउंस है, वो सब यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मेंशन करना पड़ेगा। दैट विल बी टर्म्ड एज द मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट, फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए अब इसका प्रोसेस क्या है भाई, कैसे फिक्स होता है ये जो मिनिमम वेजेस हैं, इसको फिक्स कैसे किया जाता है, इसको रिवाइज कैसे किया जाता है? तो ये सेक्शन 5 बताता है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग
एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज। ठीक है, फिक्स करने का या रिवाइज करने का मिनिमम वेज को क्या तरीका है? तो भाई पहला क्या तरीका है? पहला है कि देखो, अगर ऐसा है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम रेट, मिनिमम जो आपका वेज रेट है उसको फिक्स करना है, तो उसके लिए पहले तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है हमारी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या कर सकती है? वो कर सकती है, वो एक कमिटी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, या सब कमिटीज या सब कमिटीज अपॉइंट कर सकती, कोई जरूरी नहीं एक करे, डिपेंड करता है कि कितने की जरूरत है ना, कितने लोगों की जरूरत है इस चीज को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, सब के लिए ऐसा एक रेट डिसाइड करना कि ना तो एम्प्लॉयर को नुकसान हो और ना तो जो एम्प्लॉइज हैं उनको नुकसान हो। तो ऐसे करने के लिए क्या है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा डेटा इंटरप्रिटेशन चाहिए होता है। तो अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो कमिटीज या सब कमिटीज अपॉइंट कर सकती है, जो कि क्या करेंगे? जो कि करेंगे इंक्वायरी। ठीक है, जो कि करेंगे इंक्वायरी और फिर देंगे एडवाइस। पहले इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद फिर एडवाइस देंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि भाई इस सेक्टर का जो मिनिमम वेज है वो इतना होना चाहिए। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड हो सकता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो वाया नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गजट में डाल दे कि भाई हम इतना इतना सोच रहे हैं कि भाई ये चेंजेस होने चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो आम जनता है जो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, मान ले उसी इंडस्ट्री के लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एक डेट दे सकते हैं जो कि मैक्सिमम हो सकता है 2 मंथ्स। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 मंथ्स की 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के टाइम में मतलब एप्रोप्रिएट कम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं, मतलब मैक्सिमम 2 महीने दे सकते हैं। तो वो इतना टाइम दे सकते हैं कि भाई 2 महीने का आपके पास टाइम है और इन 2 महीने में आपको अगर कोई भी क्वेरी हो रही है कि भाई नहीं कम है ये, या फिर एम्प्लॉयर को लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दे रही है और ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन जो है वो वहां पे डाल सकते हैं, उनका जो पोर्टल होता है उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, पहला क्या वाया कमिटी और दूसरा क्या है वाया नोटिफिकेशन के थ्रू भी वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर जब ये सारे काम हो जाएंगे तो या तो कमिटी अगर कमिटी है तो कमिटी एडवाइस करेगी, या तो अगर नोटिफिकेशन दिया है तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आएंगे। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है बेटा कि अगर आप सरकार के किसी बात से किसी उससे सहमत नहीं है तो आप उनके पास अपने ग्रीवांसेस लेकर जाते हो और वो एक एप्रोप्रिएट डिसीजन देती हैं। ठीक है, तो या तो कमिटीज जो है वो एडवाइस करेंगी आपको, ठीक है, या तो फिर ये जो नोटिफिकेशन है उसके बदले में आपको रिप्रेजेंटेशन आएंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन, ये जो एडवाइस है या रिप्रेजेंटेशन है, उन सब को देखने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक डिसीजन ले सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? डिसाइड करेगी और अपना डिसीजन डालेगी किसमें? नोटिफिकेशन में, इन द ऑफिशियल गजट के नोटिफिकेशन में मेंशन करेगी कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन आई और हमने ऐसा ऐसा सोचा और ये जो है ये इतने रुपए हमने फिक्स किए हैं। ठीक है, फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सेक्शन में। देखिए बेटा, जो आपका सेक्शन 6 है वो ओमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो पढ़ा नहीं रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी ओमिट हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन 7 पे। ठीक है, इसलिए ये नहीं बोलना कि मैडम ऐसे स्किप कर करके पढ़ा रही हैं, क्योंकि मेरा जो इस इनिशिएटिव को ये सोचकर बनाया गया था कि कंटेंट जो है वो पूरा प्रोवाइड हो। टाइम लग सकता है, ठीक है, टाइम लगेगा, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको जल्दी से जल्दी आपका कोर्स पूरा, एटलीस्ट लेबर लॉ का तो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊं। ठीक है, और जल्दी कंप्लीट कराने के कारण ये नहीं होगा कि भाई आपको बहुत ऐसे फास्ट से पढ़ा करके और ऐसे ऊपर से कि हाँ भाई इतने घंटे इतना ऊपर से जो फैक्चुअल डेटा है वो बता दूं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट टू लिंक ऑल द लेबर लॉस, ताकि जब आपका एग्जाम आए ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर को कर पाओगे। ठीक है, वेरी सून वी आर ट्राइंग, हम उस पर वर्क भी कर रहे हैं कि हम PYQs, जैसे कोई देखो PYQs मैं एक साथ ला सकती हूँ। ठीक है, वो मेरे लिए बहुत आसान होगा कि एक साथ क्या है कि एक साल का PYQ, जैसे कि मान लेते 2022 में या 3 में शायद 2 में एग्जाम हुआ था, तो
उसमें क्या है कि मैं क्या करूं कि 2 का पूरा पेपर बता दूं आपको, ठीक है। उसके बाद उसके पहले जो एग्जाम हुआ 19 में शायद हुआ था, तो 19 का भी मैं पेपर आपको बता दूं। पर उससे क्या होगा ना बेटा कि आप क्या है कि अभी आपने तैयारी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी शुरू किए होंगे, ठीक है। तो अभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आप, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अभी लेबर लॉ पढ़ रहे हो, या फिर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, या कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया है आपने पढ़ने के लिए। जब आप पूरा एफएलटी अगर प्रीवियस ईयर में लगाओगे ना अचानक से, तो आपको क्या होगा कि आप थोड़ा सा पैनिक में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि हर बच्चे, जैसे देखो बहुत सारे बच्चे जो कि ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं, मतलब जिन्होंने पहले तैयारी की है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो डायरेक्टली पेपर उठा के भी लगा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू किए हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा मतलब पैनिकिंग सिचुएशन हो जाएगी ना, कि भाई एकदम जो सब्जेक्ट हमने सुना भी नहीं है उसके भी क्वेश्चन है, मतलब हम तो बना ही नहीं पाएंगे। तो पीवाईक्यू का मतलब तब होगा जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा और उसके बाद, या फिर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, डिपेंड करता है आपकी कंफर्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जैसे मुझे अगर लेबर लॉ पढ़ना है तो मैंने क्या किया, पहले उसके पीवाईक्यूज देखे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर मैंने लेबर लॉ पढ़ करके फिर पीवाईक्यू लगाया कि क्या मुझसे बन रहे हैं और कहाँ मेरा कुछ लैक्यूना, कुछ टॉपिक छूट गया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि सब्जेक्ट वाइज निकालना जरूरी है, और वो करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसीलिए वेरी सून वी विल बी कमिंग विद पीवाईक्यूज एंड ट्रस्ट मी दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। वो मतलब बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल एकदम करेंगे रामबाण होगा वो, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 है हमारा एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि भाई ये जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कमिटीज बना सकती है। अब कमिटीज को हेल्प करने के लिए, कि मतलब हो सकता है कि कमिटी भी जो है वो बहुत बल्की काम है, बहुत ऐसा बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, तो उसके हेल्प के लिए अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको मैटर को फिक्स करने के लिए, मिनिमम रेट को रिवाइज करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है कि एडवाइजरी बोर्ड्स को भी ला सकती है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और ये पूरा काम हो क्यों रहा है, इतनी सारी कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड, रिप्रेजेंटेशंस, ये सब क्यों हो रहे हैं भाई, ताकि एक रैशनल डिसीजन पे पहुंचा जा सके कि हाँ भाई ये मिनिमम वेज रेट है और ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान रख के किया गया, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है, इस चीज को ध्यान रखने के लिए यहाँ पे किया गया है ये, ठीक है। चलिए सेक्शन 8, सेक्शन 8 किससे डील करता है, तो सेक्शन 8 कहता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो इसको कौन ला रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसको कौन ला रहा है, इसको अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो आपको पता है कि सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, लेकिन जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और वो एडवाइजरी बोर्ड ला रही है, उसको हम कहेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इसमें जो मेंबर्स होंगे बेटा, जो मेंबर्स हैं हमारे वो कौन होंगे, तो मेंबर्स जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे और उसमें एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉइज के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। और ये दोनों इक्वल नंबर में होंगे, ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या होंगे कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे। तो कैसे होंगे, मतलब ये 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो मतलब सबसे अच्छा जो है वो ये 1/3, मतलब ये 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं, और ये भी 1/3 हो जाएंगे तो टोटल हो जाएगा। पर अगर ये 1/3 से कम है तो फिर यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है वो 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और जो एम्प्लॉयज हैं वो इक्वल नंबर में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट मेंबर को ही, कोई भी एक इंडिपेंडेंट मेंबर इसमें से एक बना दिया जाएगा चेयरमैन, ठीक है। इसमें से चेयरमैन होंगे ये जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, ना कि वो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ना ही वो एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। आई गेस ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए सेक्शन 9 देखते हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है बेटा, कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटीज। अभी हमें क्या पढ़ा, एडवाइजरी बोर्ड, अब हम पढ़ रहे हैं कमिटीज, ठीक है। कमिटीज में क्या कॉम्पोजिशन होगा, तो इसमें भी वही होगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, द पीपल विल बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेम ये मतलब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो मैं इसको बाद में ही बता सकती थी, पर ये क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वही सेम सिस्टम यहाँ भी है, पर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, यहाँ पे जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। तो हमारी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है बेटा वो इसमें करेगी, और सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या होंगे, तो भाई एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सेम है जैसा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था ना, सेम है वैसे इसमें भी एम्प्लॉयज के भी होंगे रिप्रेजेंटेटिव, और इसमें भी होंगे इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ठीक। इसमें भी वही है,
कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसी इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से एक पर्सन बनेंगे चेयरमैन, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैंने दोनों को साथ में क्यों पढ़ा है, क्योंकि अगले होता है ना कि आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है, अगले लेक्चर में अगर मैं पढ़ाती तो फिर ये कंटिन्यूटी टूट जाती है, आपको फिर समझने में दिक्कत होती। सेम है बेटा, जैसा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वैसे ही आपका कमिटी है, ठीक है, दोनों में सेम कंडीशंस लगते हैं। क्लियर है? चलिए, आई गेस आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, सेक्शन 9 तक, ठीक है। सेक्शन 10 से मैं अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो बेटा, प्लीज डू आस्क, ठीक है। योर फीडबैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड दिस इनिशिएटिव इज फॉर यू ऑल ओनली। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए या कुछ भी, कि आप इसका पूरा फायदा उठाइए, ठीक है, क्योंकि ये इनिशिएटिव आपके लिए है। और एज सून एज यू अवेल ऑल द सर्विसेज ना, तो फिर क्या है कि ये इस इनिशिएटिव का पूरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और जल्दी से ऑफिसर बनिए, ताकि आपका ये सपना पूरा हो। और हमने जो ऐसा प्रॉमिस किया है आपको इस जर्नी में साथ देने के लिए, वो भी हमारा भी जो प्रॉमिस है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।